नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 21 दिसंबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 6 पर इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी राज्य व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। तो यह पहला टॉपिक दिया है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता को कायम रखना। तो दोस्तों, चुनाव आयोग की स्वायत्तता को हम कैसे कायम रख सकते हैं, इससे संबंधित यह लेख आया हुआ है। तो दोस्तों, चूंकि आए दिन यह सुनने को मिलता है कि चुनाव आयोग स्वायत्त नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एस. जोसेफ ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता की हकीकत का जिक्र किया, यानी इतिहास से वर्तमान तक की व्याख्या की। शुरुआती दौर में एकल सदस्यीय आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से लेकर अब 3 सदस्यीय आयोग के आयुक्तों के कार्यकाल पर अपनी राय रखी। जस्टिस जोसेफ ने पूर्ववर्ती मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि सुकुमार सेन के रूप में पहले, के सुंदरम के रूप में दूसरे और तीसरे जो है एसपी सेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्रमशः 8-8 साल और 4 साल का उनका कार्यकाल था। तो ऐसे में अब यह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे संबंधित कई मुद्दे हैं, जैसे सीईसी का यानी चीफ इलेक्शन कमीशन का संक्षिप्त कार्यकाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की है कि वर्ष 2004 के बाद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 6 साल तक का कार्यकाल पूरा नहीं किया है और इस संक्षिप्त कार्यकाल के कारण सीईसी कोई विशेष भूमिका निभाने में असमर्थ रहता है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करता है, लेकिन उस संबंध में वह केवल इस आशय के एक कानून के अधिनियम की परिकल्पना करता है और इन नियुक्तियों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। दोस्तों, नियुक्ति पर कार्यपालिका का प्रभाव होता है। ऐसे में चुनाव आयोग कैसे स्वायत्त रह सकता है? दोस्तों, वित्त के लिए केंद्र पर इसकी निर्भरता रहती है। स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी है। आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए सांविधिक समर्थन का अभाव है। आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को विनियमित करने की सीमित शक्ति है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए यह लेख आया हुआ है। तो नवंबर और दिसंबर के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग के गठन और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके के बारे में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की। हालांकि यह सुनवाई अभी सुरक्षित है, नए साल पर आने की उम्मीद है इसके रिजल्ट की। तो दोस्तों, आधुनिक लोकतंत्र की शास्त्रीय समझ के अनुसार राज्य के 3 अंग, जैसा कि आप जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान का कार्य इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का आवंटन करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनके बीच पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण और संतुलन है। दोस्तों, आधुनिक लोकतंत्र की शास्त्रीय समझ के अनुसार परंपरागत रूप से निकाय जो प्रशासनिक और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे से जुड़े होते हैं, उनमें चुनाव होते हैं। माना जाता है कि कार्यकारी डोमेन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, हालांकि समकालीन समय में यह समझ अब प्रभावी नहीं है। अब यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि स्वस्थ संवैधानिक लोकतंत्र को चौथी शाखा संस्थानों या वैकल्पिक रूप से अखंडता संस्थान के रूप में जाना जाता है। तो यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अलावा चौथी शाखा के अस्तित्व आने का कारण निम्नलिखित है। इसमें क्या है कि बुनियादी अधिकारों और गारंटियों में से कई जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो यह कार्यान्वयन के बुनियादी ढांचे के बिना प्रभावी नहीं हो सकता। ऐसे में चौथी शाखा का अस्तित्व होना अनिवार्य है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सूचना के अधिकार को, तो यह अधिकांश आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्रों की एक प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, इसके बुनियादी ढांचे के बिना सूचना का अधिकार केवल एक कागजी गारंटी बनकर रह जाएगा। हमें एक सूचना आयोग की आवश्यकता है जो पर्याप्त रूप से कर्मचारी और वित्त पोषित हो, जो सूचना के अधिकार के जमीनी प्रवर्तन की निगरानी करे, अड़ियल सार्वजनिक संस्थानों को सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए मजबूर करेगा, विवादों का निपटारा करेगा। इस तरह के कार्य वह
करेगा। तो इन कार्यों में न्यायिक कार्य के साथ साथ प्रशासनिक कार्य के तत्व शामिल होते हैं और इसलिए केवल न्यायपालिका द्वारा ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें दैनिक आधार पर निष्पादित करने के लिए निकायों जैसे आयोगों की आवश्यकता होती है। इस तरह से तार्किक रूप से अनुसरण करता है कि चौथी शाखा संस्थानों को राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे कार्यपालिका के विरुद्ध अधिकारों को लागू करने के साधन हैं। एक बार फिर सूचना के अधिकार के बारे में सोचें और प्राथमिक रूप से नागरिक पारदर्शिता के हित में सरकारी विभागों से सार्वजनिक दस्तावेजों को निकालने के लिए इस अधिकार को लागू करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सरकारों को ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष हित होता है और जैसा कि इतिहास ने दिखाया है, सरकारें शायद ही कभी अपनी मर्जी से पारदर्शी होने को तैयार हैं। प्रभावी होने के लिए एक सूचना आयोग को सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, जिसके विरुद्ध या सूचना के संवैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए बाध्य होगा। और यह एक अमूर्त बिंदु नहीं है। जैसा कि हमने हाल के दिनों में देखा, तो केंद्रीय सूचना आयोग पर व्यापक सरकारी नियंत्रण, जिसमें नियुक्तियों पर नियंत्रण भी शामिल है, ने इसे बड़े पैमाने पर दंतहीन और अप्रभावी निकाय बना दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, वही हाल चुनाव आयोग का, विपक्ष हमेशा इसका विरोध करता है। तो दोस्तों, यह कह सकते हैं कि अब इसको चौथी शाखा के रूप में करने का समय आ गया है। इसे हम विदेशों से उदाहरण ले सकते हैं। दुनिया भर के आधुनिक संविधानों ने इसे मान्यता दी है। दोस्तों, इस प्रकार उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका और केनियाई संविधानों ने चौथे शाखा संस्थानों जैसे मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोगों और इसी तरह इन अखंडता संस्थानों को बुलाते हुए उन्हें स्वतंत्र होने की आवश्यकता के लिए संवैधानिक प्रावधानों को समर्पित किया है। और ऐसे निकायों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में आमतौर पर राज्य के विभिन्न विंगों से कई हितधारक शामिल होते हैं। तो भारतीय संविधान भी इस तरह की चौथी शाखा संस्थाओं के लिए प्रावधान करता है, जैसे हमारा चुनाव आयोग है, अन्य नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, लोक सेवा आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति शामिल है। लेकिन इनके आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में पूरी तरह से देखा जाए तो सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो सीधे शब्दों में यह कहा जाए तो सरकार यह तय करती है कि चौथे शाखा संस्थानों को चलाने का प्रभारी कौन होगा। ऐसे में यह जितने भी, चाहे वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, चाहे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या जाति आयोग का अध्यक्ष हो, वह सब कहीं न कहीं सरकार के इशारों पर कार्य करने लगते हैं। और यही कारण है कि विपक्ष इसका विरोध करता है और संवैधानिक लोकतंत्र इससे कमजोर भी होता है। तो निस्संदेह यह एक समस्या है। किसी निकाय की नियुक्ति की शक्ति उसके नियंत्रण के बीच की कड़ी सहज ज्ञान युक्त है और इसे कई संदर्भों में अनुभवजन्य रूप से स्थापित किया गया है। जैसा कि दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में सही ढंग से उल्लेख किया है कि सच्ची और कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रभावी रूप से असंभव है यदि नियुक्त करने की शक्ति पूरी तरह से एक व्यक्ति, कार्यालय या इकाई के भीतर है। यानी इसके लिए विपक्ष को भी लाना अनिवार्य है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी लाना अनिवार्य है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे यह विवाद की नींव है। अब देखना है कि क्या निर्णय लेती है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संवैधानिक इतिहास भी इस समस्या की ओर इशारा कर रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली, जिसने हाल ही में फिर से विवाद देखा है, कार्यपालिका के दुरुपयोग और न्यायपालिका के नियंत्रित करने के प्रयासों की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई है, जो संवैधानिक पाठ से उपजी है, जिसने फिर से राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। तो ऐतिहासिक विनीत नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह कहा कि कानून के शासन के लिए सीबीआई निदेशकों की नियुक्ति को 3 सदस्यीय निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। तो इस प्रकार भारतीय संवैधानिक इतिहास स्वतंत्र निकायों में नियुक्तियों पर कार्यपालिका की शक्ति के खतरों और उसके खिलाफ उपायों के लिए कोई अजनबी नहीं है। तो दोस्तों, नियुक्ति की प्रक्रिया की बात किया जाए तो क्या फिर अदालत को अपने सामने वाले मामले में क्या करना चाहिए? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दुनिया में लगभग कोई भी संवैधानिक लोकतंत्र राजनीतिक कार्यपालिका
को चुनाव आयोग के रूप में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निकाय के कर्मचारी की एकमात्र शक्ति को अनुमति नहीं देता है और नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार, विपक्ष, स्वतंत्र विशेषज्ञ और न्यायिक विशेषज्ञ इस तरह शामिल होते हैं कि सत्ता के किसी एक केंद्र का प्रभुत्व या वीटो नहीं होता है। हालांकि समस्या यह है कि केवल न्यायिक डिग्री द्वारा नियुक्तियों की प्रक्रिया बनाना मुश्किल है। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए राजनीतिक सहमति, सार्वजनिक विचार विमर्श और शायद सावधानी पूर्वक तैयार किए गए कानून की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि मौजूदा व्यवस्था जहां कार्यपालिका के पास नियुक्तियों पर पूर्ण शक्ति है, वह असंतोषजनक है, ऐतिहासिक रूप से समस्याग्रस्त रही है और कानून के शासन को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता को कायम रखने के लिए कुछ इसमें सुधारात्मक कार्य किए जाएं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे लेख की ओर। इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं कि इंडो पैसिफिक प्रतियोगिता में एक नए सामान्य को स्वीकार। यहां पर आप देख सकते हैं चीन की बढ़ती पहुंच, इसी तरह से यहां पर भी देख सकते हैं भारत के कदम और इसी के साथ ही संतुलन साधने की भी संभावना। तो यहां पर इन बिंदुओं की चर्चा हम लोग करते हैं। हिंद यानी इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये इंडो पैसिफिक रीजन यानी इसके अंतर्गत ईस्टर्न अफ्रीका का कोस्ट आ गया, इंडियन ओशियन, वेस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र साउथ चाइना सी भी आता है। और दोस्तों, हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, हर देश अपने हितों को साधते हुए इसकी परिभाषा को तय करते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में इंडो पैसिफिक रीजन में 38 कंट्रीज हैं, जो विश्व की सतह का क्षेत्र का 44% और आबादी का 65% तथा जीडीपी का 62% और विश्व के माल व्यापार का 46% योगदान देते हैं। ऐसे में दोस्तों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र विश्व की आर्थिक विकास का यह गुरुत्वाकर्षण केंद्र बना हुआ है। विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, चीन, जापान, भारत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र या तो विश्व के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाले एक इंजन के तौर पर कार्य करेगा या फिर विश्व की अर्थव्यवस्था के विध्वंसक के रूप में कार्य कर सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र संपूर्ण विश्व में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में अनिवार्य भूमिका अदा कर सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन, सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश भारत और सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बाहुल्य राज्य इंडोनेशिया शामिल है, जिसके कारण यह देश भू राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और दुनिया की 10 सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से 7 इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शामिल हैं। यही कारण है कि अमेरिका के मतानुसार इंडो पैसिफिक क्षेत्र अमेरिका के भविष्य के लिए सबसे अधिक परिणामी क्षेत्र हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का महत्व कितना है। तो अब ऐसे में चीन की बढ़ती पहुंच की अगर हम बात करते हैं इस लेख के माध्यम से, तो दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं है। चीन ने लंबे समय से इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने और सामरिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने की कोशिश की है। 2000 के दशक से ही आर्थिक उछाल के साथ दक्षिण एशिया में बीजिंग की पहुंच कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों, 2013 में बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लॉन्च के साथ अधिक यह संस्थागत हो गया। इसके बाद इन निवेशों में बीजिंग को हिंद महासागर तक पहुंचने, क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने, सैन्य जहाजों और पनडुब्बियों को बंदरगाह देने और कुछ द्वीपों को लेने में सक्षम बनाया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यहां श्रीलंका का हम्बनटोटा द्वीप को 99 साल की लीज पर इसने ले लिया। दोस्तों, 2020 में गलवान की झड़पों से ही भारतीय रणनीतिक सोच बीजिंग को इस्लामाबाद से बड़ा खतरा मान रही है, जबकि 2 मोर्चों पर युद्ध की संभावना बनी हुई, यानी भारत के लिए इधर भी युद्ध की संभावना और इधर भी युद्ध की संभावना। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो इधर से ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। पाकिस्तान के रणनीतिक अलगाव, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम और अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाली सीमा और आतंकी चुनौतियों ने उसके आक्रमण की संभावना को कम कर दिया है। तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बीजिंग की व्यापक रणनीतिक और कूटनीतिक उपस्थिति, भव्य महत्वाकांक्षाओं ने दिल्ली के लिए चिंता
पैदा करना जारी कर रखा है। तो ऐसे में भारत के लिए यह चिंता का विषय है, लेकिन भारत की कदम भी पीछे नहीं है। गलवान के बाद नई दिल्ली लगातार अपने राजनयिक प्रयासों को फिर से सक्रिय कर दिया है। मालदीव में देखा जाए तो नई दिल्ली ने आर्थिक सहायता यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाते हुए मालदीव की सहायता कर रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री देउबा की सरकार ने भारत के साथ नेपाल के समग्र द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का प्रयास किया है। इसी तरह से भारत ने श्रीलंका को 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की आर्थिक सहायता, मानवीय सहायता और निवेश प्रदान किया है। दोस्तों, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में भारत के प्रमुख प्रयासों ने अन्य क्वाड सदस्यों यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका को भी आकर्षित किया है। चीन के खिलाफ सामूहिक रूप से दबाव डालने और बीआरआई के लिए वास्तविक विकल्प पेश करने के लिए इन साझेदारों के बीच घनिष्ठ सहयोग हुआ है। वे पूरे संकट के दौरान श्रीलंका की सहायता भी करते रहे। जापान भी ऋण पुनर्गठन पर श्रीलंका के साथ अपनी बातचीत को अंतिम रूप दे रहा है। मालदीव में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने अपने दूतावास और सहयोग के नए क्षेत्र खोलने के लिए प्रतिबद्ध किया है। 2020 में अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा और सुरक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साल की शुरुआत में नेपाल ने अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन यानी नेपाल कॉम्पैक्ट की भी पुष्टि की, जो चीन की नाराजगी के लिए काफी था। तो दोस्तों, हालांकि भारत और उसके साझेदारियों की हालिया सफलता चीन को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को आगे बढ़ाने से रोकने की संभावना नहीं है। इस तरह के परिणाम की संभावना अधिक नहीं है, क्योंकि भारत के खिलाफ तनाव बढ़ रहा है और क्वाड साझेदार दक्षिण एशिया में पैठ बना रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में चीनी निगरानी पोत युआन वांग 5, इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, हिंद महासागर में फिर से प्रवेश किया। इसी तरह की एक घटना पिछले महीने हुई थी, जब युआन वांग श्रृंखला का अन्य पोत अग्नि श्रृंखला मिसाइल की परीक्षण उड़ान के साथ हिंद महासागर में प्रवेश कर गया था। बीजिंग ने क्षेत्र में अपने उपस्थिति को संस्थागत बनाने, क्वाड और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जैसी नई पहलों को चुनौती देने के लिए अपने पहले चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम की मेजबानी भी की है। तो दोस्तों, ऐसे में संतुलन साधने की संभावना दिख रही है। बीजिंग दक्षिण एशिया में अपनी वित्तीय और आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाना जारी रखेगा। और दोस्तों, अनिवार्य रूप से इस प्रतियोगिता को एक तरह से कह सकते हैं, नए वर्ष में नए तरीके से लोग इसमें पेश आएंगे। दोस्तों, यह प्रवृत्ति केवल नए खिलाड़ियों के क्षेत्र में प्रवेश करने से बढ़ेगी। अधिकांश दक्षिणी एशियाई देश अब आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहे हैं। इस तरह के संतुलन के परिणाम की बहुत संभावना है। कोविड-19 से जूझ रहे हैं। कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने इस क्षेत्र को परेशान करना जारी रखा है। नेपाल, मालदीव, भूटान घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 4.5 अरब डॉलर का बेल आउट समझौते पर पहुंच गया है। श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का रास्ता अभी तय करना है। ऊर्जा की कमी, मुद्रास्फीति और नकारात्मक या धीमी आर्थिक वृद्धि भी इन देशों में दिन प्रतिदिन को गतिविधियों को बाधित कर रही है। जैसा कि 2023 दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से के लिए चुनावी वर्ष है, तो राजनीतिक अवसरवाद के साथ मिलकर ये आर्थिक शिकायतें इस क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। बांग्लादेश में चल रहे विरोध ऐसी आगामी चुनौतियों का एकमात्र संकेत है। तो नई दिल्ली और उसके सहयोगी, जिन्होंने हाल ही में चीन के खिलाफ लाभ कमाना शुरू किया है, उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से संतुलन स्थापित करने में भारत भी अब पीछे नहीं है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, सामान्य अध्ययन के सेकंड वे पर, कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद। तो दोस्तों, सीमा विवाद यह कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद से ही है। यह महाराष्ट्र, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बेलगावी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि बेलगाम में कर्नाटक ने अपनी जो है विधानसभा बना ली है और शीतकालीन सत्र का आयोजन यहीं होता है। और जब जब शीतकालीन सत्र का आयोजन होता है, दोनों राज्यों के बीच में तनातनी हो जाती है और यह विवाद कई दशकों से चल रहा है। तो दोस्तों, दोनों राज्यों की सीमा पर कुछ गांव को लेकर विवाद तभी से है जब से ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए। क्योंकि दोस्तों, जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था तो 1947 में तो 550 से अधिक रियासतें हुआ करती थी। इन सब रियासतों का विलय करते करते फिर जो है इनको ग्रेडिंग सिस्टम यानी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड यानी
4 श्रेणियों में राज्यों को बांट दिया गया था। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के वक्त ही यह मतभेद उभर आए थे और तब से अलग अलग स्तरों पर इस सुलझाने की कोशिश चलती रही है, लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इसी बीच कर्नाटक ने 2012 में विधानसभा भवन का उद्घाटन कर दिया और शीतकालीन सत्र होने लगा, तो इस समय भी चल रहा है। तो हाल ही में श्री बोम्मई ने महाराष्ट्र के सांगली के 48 गांवों पर कर्नाटक के दावों को दोहराया है, जिसका तीखा खंडन किया है और इस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने सीधे केंद्र को दखल देने के लिए कह दिया है। तो न्यायालय इस मामले को अपने कब्जे में ले चुका है, लेकिन केवल इतना ही कर सकता है कि 1956 में भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के साथ उत्पन्न होने वाले अंतर्निहित कारक तकनीकी और कानूनी समाधानों के लिए आसानी से उत्तरदायी नहीं है। तो दोनों राज्यों में किस बात की लड़ाई है? तो दोनों राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह जो है 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से आहत महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुनः समायोजन की मांग कर दी थी और महाराष्ट्र ने अधिनियम की धारा 21 का सेकंड बी को लागू किया और कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को जोड़ने पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा था। और दोस्तों महाराष्ट्र द्वारा 2806 वर्ग मील के क्षेत्र पे अपना दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें 814 गांव शामिल थे और लगभग 6.7 लाख की कुल आबादी के साथ बेलगावी, करवार, निपनी की 3 शहरी बस्तियां स्वतंत्रता से पहले ये सभी मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी। तो ये गांव उत्तर पश्चिमी कर्नाटक के बेलगावी, उत्तर कन्नड़ और उत्तरी पूर्वी कर्नाटक के बीदर और गुलबर्गा जिलों में फैले हुए हैं, जो सभी महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। बाद में जब दोनों राज्यों पर 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया तो महाराष्ट्र ने मुख्य रूप से 3.25 लाख की आबादी और 1160 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल के साथ कन्नड़ भाषी 260 गांवों को स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की और यह 814 गांव और 3 शहरी बस्तियों की मांग को लेकर करने के बदले में था, जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया। दोस्तों महाराष्ट्र का दावा यही है कि अपनी सीमा के पुनः समायोजन की मांग करने का महाराष्ट्र का दावा भाषाई बहुमत और लोगों की इच्छाओं के आधार पर था। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार का पक्ष क्या है? तो महाराष्ट्र का कहना है कि कर्नाटक का उत्तरी पश्चिमी जिला बेलगावी उसका हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति का भी गठन किया गया। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप किया और पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन यानी महाजन समिति का गठन किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट भी दी। हालांकि 67 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की थी तो महाराष्ट्र इससे संतुष्ट नहीं था। आयोग ने निप्पनी, खानपुर और नांदगढ़ सहित 262 गांव महाराष्ट्र को और कर्नाटक को 264 और गांवों को महाराष्ट्र में विलय का सुझाव दिया। हालांकि महाराष्ट्र बेलगावी सहित 814 गांवों की मांग कर रहा था। तो महाराष्ट्र इस रिपोर्ट को भेदभावपूर्ण बताया और 2004 में राज्य पुनर्गठन 1956 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए भाषाई आधार पर कर्नाटक से 814 गांवों को स्थानांतरित करने की मांग कर दी और यह मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यही कारण है कि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने यही कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कृपया दोनों राज्य शांति बनाए रखें। लेकिन दोनों पक्षों की दलील की बात की जाए तो कर्नाटक सरकार की दलील है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाएं तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं बल्कि संसद को है, जबकि महाराष्ट्र सरकार यह दलील देती है कि अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के विवादों में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों में भी अन्य सीमा विवाद, जैसे असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद है, उड़ीसा सीमा विवाद सुना होगा। तो दोस्तों यह देखा जाए तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत देखा जाए 550 रियासतों में बटा हुआ था। फिर 1950 में संविधान में भारतीय संघों के राज्यों को 4 वर्गीकरण था, यानी ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी में बांट दिया गया और 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और इस तरह से आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और इस तरह से 2019 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत फिर बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव को भी विलय कर दिया गया। तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो हालांकि कर्नाटक
और महाराष्ट्र दोनों राज्य अपनी अपनी जगह। अब देखना है कि यह निपटारा कैसे होता है, क्योंकि यह कई वर्षों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यह भी सामान्य अध्ययन राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे रूल 267। राज्यसभा में विवाद का कारण इस समय बना हुआ है, क्योंकि सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा ऐसे 6 नोटिसों को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने उदाहरणों को इंगित किया और राज्यसभा नियम पुस्तिका का नियम 267 जो किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए मुद्दे पर बहस करने के लिए दिन के कामकाज को स्थगित करने की अनुमति देता है, तो उच्च सदन में विवाद का यह कारण बन गया है। दोस्तों 7 दिसंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा लाए गए नियमों के तहत एक भी नोटिस स्वीकार नहीं किया गया। तो इस तरह से मंगलवार को भी अध्यक्ष जगदीप धनखड़ द्वारा ऐसे 6 नोटिसों को खारिज कर दिया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने इशारा किया था और ओब्रायन ने कहा कि संसदीय रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि 1990 से लेकर के 2022 के बीच 11 बार इस नियम के विभिन्न चर्चाओं के लिए उपयोग किया गया था। आखिरी उदाहरण 2016 में था, जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों उन्होंने मुद्रा के विमुद्रीकरण पर बहस की अनुमति दी थी। हालांकि वेंकैया नायडू ने एक भी मुद्दे पर स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि 267 भैरव सिंह शेखावत के समय में भी 3 मुद्दों पर स्वीकार किया गया था जब वह सभापति थे। इसी तरह से देखा जाए तो शंकर दयाल शर्मा 90 से 92 के तहत 4 मुद्दों पर उन्होंने स्वीकार किया था। तो दोस्तों यह 267 नियम है क्या, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह राज्यसभा के नियम 267 के अधीन कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव रख सकता है और किसी विशेष प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के मकसद से उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित किसी नियम को उसके आवेदन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों सरल भाषा में अगर हम बात करें तो नियम 267 के तहत जारी एक नोटिस में एक या अधिक सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए ऊपरी सदन के सूचीबद्ध कार्य को अलग रखने का प्रयास किया गया है। दोस्तों इसमें अपवाद है, यह नियम तब नहीं लागू होगा जहां नियमों के किसी विशेष अध्याय के तहत किसी नियम के निलंबन के लिए विशिष्ट प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। और दोस्तों इसको जारी कौन करता है, तो यह राज्यसभा का सभापति जारी करता है। दोस्तों राज्यसभा के नियम 267 का प्रयोग विरले ही क्यों किया जाता है, तो दोस्तों डेरेक ओब्रायन का यह कहना है कि 2016 से नियम 267 के तहत राज्यसभा के सभापति द्वारा कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया है। और दोस्तों यह जो है नियम 267 आखिरी बार 2016 में हामिद अंसारी ने इसका प्रयोग किया था। नियम 267 इससे पहले एक बार 2015 को भी लागू किया गया था, जब राज्यसभा ने कृषि संकट पर चर्चा की थी। तो क्या लोकसभा में भी ऐसा ही प्रावधान है, तो लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव होता है। इसके माध्यम से सदस्य गैर सूचीबद्ध मामलों पर चर्चा की मांग कर सकते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हैं। पिछले स्थगन प्रस्ताव को 6 साल पहले अगस्त 2015 में अनुमति दी गई थी। तो आशा करता हूं कि आपको नियम 267 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यह पृष्ठ संख्या 2 पर आया हुआ है, इसको स्वास्थ्य से हम लोग जोड़ सकते हैं कि इलाज के लिए वोटर आईडी पर जोर नहीं दे सकते सरकारी अस्पताल। तो हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पतालों को सभी नागरिकों को उनके निवास स्थान की परवाह किए बिना चिकित्सा उपचार प्रदान करना चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने बिहार के एक निवासी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की जिसमें आरोप लगाया गया था कि शहर के सरकारी लोकनायक अस्पताल ने केवल दिल्ली के निवासियों को मुफ्त MRI जांच सुविधा मुहैया कराई। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि अस्पताल ने उन्हें जुलाई 2024 में उनके घुटने का MRI करने की तारीख दी थी, जबकि दिल्ली के मरीजों को इसी जांच के पहले की तारीख मिल रही थी। तो जवाब में दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा कि उसके अस्पताल मरीजों के निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण यही है कि दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि अस्पताल द्वारा रोगी के निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि मतदाता पहचान पत्र के लिए जोर आप नहीं दे सकते। अस्पतालों के लिए एम्स या दिल्ली के किसी अन्य अस्पताल में आप नागरिक को बाहर से आने से नहीं रोक सकते हैं। और इस तरह से अदालत ने दिल्ली सरकार के रुख को रिकॉर्ड में लिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का MRI 26 दिसंबर को
किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत में रोगियों को दिए गए अधिकारों की अगर हम बात करें तो भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोगियों को विभिन्न प्रावधानों के तहत अधिकार दिए गए हैं जो बिखरे हुए दिखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भी रोगियों को अधिकार दिया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, औषधि एवं रसायन अधिनियम 1940, चिकित्सा परीक्षण अधिनियम 2010, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के तहत रोगियों से संबंधित अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। तो भारत में रोगी को विभिन्न प्रावधानों के तहत अस्पताल में 9 अधिकार दिए गए हैं। रोगी को पूरे सम्मान के साथ चिकित्सीय देखभाल पाने का हक है, चाहे वह किसी भी राज्य का हो। रोगी को क्या बीमारी है, क्या इलाज किया जा रहा है, कौन कौन सी दवाइयां दी जा रही हैं, ये सब जानने का अधिकार है। बीमारी से जुड़े सभी दस्तावेज लेने का अधिकार है। इलाज से जुड़ी किसी भी जानकारी को गोपनीय रखने का अधिकार है। और आपातकाल में त्वरित इलाज पाने की, अब उसे 2024 का दिया जा रहा था, तो त्वरित इलाज पाने का अधिकार है। कोई भी इलाज जो रोगी के स्वास्थ्य पर असर डालता है उसे नकारने का भी अधिकार है। रोगी को मेडिकल दस्तावेज पाने का अधिकार है। रोगी को बीमारी के समय अन्य परामर्श लेने का अधिकार है। अस्पताल के नियम, वहां पर दी जा रही सुविधाओं को पाने का अधिकार है। तो इस तरह से मतदाता पहचान पत्र के आधार पर रोगी को नहीं देखा जाएगा और इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2002 में एक आचार संहिता प्रकाशित की जो मरीजों के कुछ अधिकारों के अलावा चिकित्सकों के कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं। हालांकि भारत में यदि मरीजों को किसी तरह की अस्पताल के प्रबंधन से समस्या होती है या उनके अधिकारों का हनन होता है तो उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं, परंतु यह संज्ञेय अपराध नहीं माना जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। तो मौजूदा प्रणाली जहां कार्यकारी के पास भारत के चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर पूर्ण शक्ति है, असंतोषजनक है, ऐतिहासिक रूप से समस्याग्रस्त रही है और कानून के शासन को नुकसान पहुंचाती है, तो इसके बारे में चर्चा करें। इस कथन के बारे में तो इसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मुद्दों की बात की थी और अब चौथे संस्थानों की आवश्यकता है। उदाहरण सहित आप इसको लिख करके बहुत ही अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक आक्रामक चीन और उभरते हुए भारत के बीच तनाव के साथ हिंद महासागर और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और चुनौतियां होंगी, इसका परीक्षण करें। तो दोस्तों इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं आप। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा सा बताते हुए भारत क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है और संतुलन की स्थिति की संभावनाओं को कहते हुए अंत में आपको निष्कर्ष पर जाना है। तो इस तरह से दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।